प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। 6 राज्यों के 116 जिले अभियान में शामिल। प्रधानमंत्री ने कहा, लॉकडाउन के दौरान लौटे श्रमिकों को मिलेगा रोजगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लाभार्थियों से किया संवाद। लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। कहा, कोरोना काल में केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए आर्थिक संकट से निपटने में मिली मदद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत प्रदेश के 31 जनपदों के चयन पर प्रधानमंत्री का जताया आभार। कहा, इस अभियान से गांवों में आजीविका के बढ़ेंगे अवसर। योग को अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं लोग। बढ़ रहे हैं अपनी इम्यूनिटी। योगाभ्यास के माध्यम से सुरक्षा कर्मियों को भी स्वास्थ्य के प्रति किया जा रहा है जागरूक। नमस्कार, मैं अशोक यादव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। 6 राज्यों के 116 जिलों में इस अभियान की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की शुरुआत से ही मजदूरों पर केंद्र और राज्य का ध्यान रहा। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश के गांवों ने कोरोना का मुकाबला शहरों से बेहतर तरीके से किया। उन्होंने कहा कि 80-85 करोड़ वाले ग्रामीण भारत ने कोरोना संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोका और इतनी बड़ी जनसंख्या ने कोरोना का साहस से मुकाबला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लौटने वाले श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लाभार्थियों से संवाद किया कि कोरोना महामारी के समय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के जरिए आर्थिक संकट से निपटने में उनको बहुत मदद मिली। लाभार्थियों ने कोरोना संकट के दौरान परिवार की परवरिश करने और गरीबों को आर्थिक रूप से समर्थ बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया। कुल कितने लोग आपके पंचायत में और राज्यों से वापस आए? कितने लोग होंगे? लगभग 475 आए। 475 की व्यवस्था की, यानी 500 लोगों की व्यवस्था की इतने दिन तक। देखिए, एक गांव के हिसाब से आपने बहुत बड़ा काम किया है जी। शहरों में दिखता तो हजारों लोग हैं, लेकिन इस काम किया ये संख्या। अभी सोच रहे मधुमक्खी पालन करने के लिए विचार सब आदमी बता रहे हैं। अच्छा, मधुमक्खी का पालन करेंगे। बहुत अच्छा काम आप सोच रही है। हाँ, देखिए, इसको देश को भी लाभ होगा, क्योंकि आज हमारा देश मधु बाहर से लाता है और वैक्स भी बाहर से लाता है, मोम भी बाहर से लाता है। तो अगर आप ये काम करोगी और आपके गांव में काम चल पड़ा तो जरूर देश का लाभ होगा। तो अभी कुछ शुरू कर दिए हो क्या? परिवार के सब लोग खुश हैं, घर में रह रही हो तो? हाँ। चलिए, आपको बहुत बधाई और इस योजना का आपको लाभ मिले। मकान में काम करते थे, टाइल लगाने का और प्लास्टर करने का, चुनाई करने का, यही सब काम था हमारा। तो कितने साल से गुड़गांव में थे? गुड़गांव में थे हम मारुति कंपनी में 12 साल से। अच्छा, तो अब वापिस कैसे पहुंच गए वहां? जी, वापस आए, महामारी हो गया कोरोना का, उसके वजह से पैसे खत्म हो गया, रोजगार बंद हो गया। इस वजह से हम वहाँ से ट्रेन चलाए। आप उस ट्रेन से आए और ट्रेन में बहुत अच्छा सुविधा था, दूर दूर बैठने की जगह था। उसके बाद जाकर के मास्क लगाए हुए थे सब,
इस वजह से साफ सफाई बढ़िया था। हमारे समूह के लोग मुख्य रूप से काम करते हैं, अपने गाय बकरी पालन करते हैं। उसके बाद हम समूह में जाकर के अभी कोरोना वायरस के चलते सभी को सोशल डिस्टेंस के लिए रहने के लिए कहते हैं। मास्क लगा के घर से बाहर निकल के मास्क लगा करके चलने के लिए कहते हैं। साफ सफाई साबुन से हाथ धोने के लिए कहते हैं। बच्चे के साफ सफाई पर भी ध्यान रखने के लिए कहते हैं। गांव के लोग मानते हैं सारी बातें, पूरा सारे बात मानते हैं गांव के लोग। कोई भी बिना मास्क के बाहर नहीं निकलते हैं। हमें बड़े बड़े शहरों में तो समझाने में बहुत दिक्कत आती है। नहीं भैया, हमारे यहाँ नहीं दिक्कत होता है। चलिए, गांव वालों से तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा हमको। देखिए, आपके समूह ने अपनी आजीविका के साथ साथ ये कोरोना के सामने लड़ाई लड़ने के लोगों को तैयार किया, अभियान चलाया। इसके लिए मैं विशेष करके आपके समूह की सभी बहनों को प्रणाम करता हूं और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने गांव को संभालने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। 6 राज्यों के 116 जिलों में इस अभियान की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की शुरुआत से ही मजदूरों पर केंद्र और राज्य का ध्यान रहा। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश के गांवों ने कोरोना का मुकाबला शहरों से बेहतर तरीके से किया। उन्होंने कहा कि 80-85 करोड़ वाले ग्रामीण भारत में कोरोना संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोका और इतनी बड़ी जनसंख्या ने कोरोना का साहस से मुकाबला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लौटने वाले श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। बात करके मुझे खुद को कुछ राहत भी मिली है, संतोष भी मिला है। जब कोरोना महामारी का संकट बढ़ना शुरू हुआ था तो आप सभी, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों की चिंताओं में बने हुए थे। इस दौरान जो जहां था वहां उसे मदद पहुंचाने की कोशिश की गई। हमने अपने श्रमिक भाई बहनों के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेनें भी चलाई। वाकई आज आपसे बात करके, आज आपकी ऊर्जा में भी जो ताजगी थी और एक सम्मान का भाव था, विश्वास था, ये सब कुछ मैं महसूस कर रहा हूं। कोरोना का इतना बड़ा संकट, पूरी दुनिया जिसके कारण हिल गई, सहम गई, लेकिन आप डट करके खड़े रह गए। भारत के गांवों में तो कोरोना का जिस तरह मुकाबला किया है, उसने शहरों को भी बहुत बड़ा सबक दिया है। सोचिए, 6 लाख से ज्यादा गांवों वाला हमारा देश, जिनमें भारत की 2/3 से ज्यादा आबादी, करीब करीब 80-85 करोड़ लोग जो गांवों में रहते हैं, उस ग्रामीण भारत में कोरोना के संक्रमण को आप सब गांव वासियों ने बहुत ही प्रभावी तरीके से रोका है। और ये जो हमारे गांवों की जनसंख्या है, 80-85 करोड़ जो जनसंख्या है, अगर हिसाब लगाएं तो ये जनसंख्या यूरोप के सारे देशों को मिला दें तो उससे भी कहीं ज्यादा है। ये जनसंख्या पूरे अमेरिका को मिला दे, रूस को मिला दे, ऑस्ट्रेलिया को मिला दे, तो भी ये हमारे गांवों की जनसंख्या उससे भी ज्यादा है। इतनी बड़ी जनसंख्या का कोरोना के इतने साहस से मुकाबला करना, इतनी सफलता से मुकाबला करना, ये बहुत बड़ी बात है। हर हिंदुस्तानी इस बात के लिए गर्व कर सकता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किए जाने पर उनका हार्दिक अभिनंदन किया है। इस अभियान में उत्तर प्रदेश के 31 जनपदों को चयनित किए जाने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में गरीब कल्याण और ग्रामीण विकास को नया आधार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संचालित किया जा रहा ये अभियान गांवों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रदेश सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान को संचालित करते हुए इसका लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। वापस आए श्रमिकों और गांव के लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से देश के 6 राज्यों के 116 जनपदों में 125 दिन का ये अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान में उत्तर प्रदेश के 31 जनपद चुने गए हैं। इन जनपदों में सिद्धार्थनगर, प्रयागराज, गोंडा, महाराजगंज, बहराइच, बलरामपुर, जौनपुर, हरदोई, आजमगढ़, बस्ती और गोरखपुर शामिल हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कामगारों की रुचि और कौशल के अनुरूप रोजगार और स्वरोजगार के काम कराए जाएंगे। ग्रामीण सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के अंतर्गत सड़क, ग्रामीण आवास, बागवानी, पौधारोपण, जल संरक्षण और सिंचाई, आंगनवाड़ी, पंचायत भवन और जल जीवन मिशन आदि से जुड़े 25 काम सम्मिलित किए गए हैं। अभियान के संचालन से रोजगार की तुरंत आवश्यकता वाले कामगारों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलेंगे और वो अपने ही गांव में जीविका उपार्जन की विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित भी होंगे। लखनऊ के चिन्हट ब्लॉक में आज प्रवासी कामगार श्रमिकों के लिए रोजगार प्रशिक्षण के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। चिन्हट ब्लॉक के लोलाई गांव में आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को 10 दिन के रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। स्वावलंबन से सशक्तिकरण के रास्ते पर ले जाने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में काम कर रही महिलाओं को अपने जीवन की नई दिशा और भविष्य की नई रोशनी दिखाई दी। लखनऊ के चिन्हट ब्लॉक में हुनर और कौशल के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। यहाँ पर वो प्रवासी जो काम छोड़कर कोरोना संक्रमण के बीच अपने घर वापस लौटे हैं, उन्हें प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की आज शुरुआत हुई है। यहाँ ललोई ग्राम है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पीछे ये सब ढेर सारे लोग आए हुए हैं, ये महिलाएँ आई हुई हैं। स्वयं सहायता समूह से आजीविका मिशन के तहत इनको ट्रेनिंग दी जा रही है और पूरे लखनऊ में इस तरीके के जगह जगह प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। जो प्रवासी कामगार मजदूर लखनऊ आए हुए हैं उनको चिन्हित कर उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर डीसी साहब मौजूद हैं जो बताएंगे कि किस तरीके से आपका ये कार्यक्रम है, आप लोग क्या कर रहे हैं। ये कौशल विकास मिशन की तरफ से सिलाई का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। जैसा आप देख रहे हैं, इस गांव में 45 परिवार बाहर से आए हुए इस कोरोना संक्रमण के दौरान में, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो भी परिवार बाहर से आए, कामगार बाहर से आए हैं, उनके परिवारों में चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर वो किसी तरह का प्रशिक्षण लेकर के अपनी आजीविका सुदृढ़ करना चाहते हैं तो उनको प्रशिक्षणों से जोड़ा जाए। तो इस क्रम में इस गांव में जो 45 परिवार आए हैं उनमें हम 24 परिवारों को अब तक समूह से जोड़ चुके हैं और आज जो 25 परिवारों का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है दीदियों का, इनमें 17 परिवार उन प्रवासी जो कामगार श्रमिक हैं उनके परिवार से हैं। ये ट्रेनिंग परमानेंट जो हो रही है ये गवर्नमेंट मेकिंग के लिए हो रही है ताकि ये कुशल टेलर के रूप में अपने को इस्टेब्लिश करें। मैं ये कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, अगर आप हुनरमंद हैं और अच्छा कौशल आपके भीतर है, हर कोई आपको ढूंढता है, आपकी वैल्यू होती है। जितना वैल्यू एडिशन इनके भीतर होगा, जितना अच्छा अपना काम बेहतर ढंग से कर पाएंगी, हर कोई तो सिलाई की बात आएगी, इन्होंने का ये दीदी अच्छा काम करती है, हम कपड़ा इन्हीं से सिलवाएंगे। तो इनका जो हुनर है यही इनका प्रमाण है। हुनर ही पहचान बनेगी इन लोगों की और इनको सिलाई कढ़ाई के साथ साथ अचार पापड़ बनाने के साथ साथ मशरूम उगाने की भी ट्रेनिंग देने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। देखिए, इनके चिन्हांकन के लिए प्रॉपर सर्वे किया जाता है। जैसे जब हमारी निगरानी समिति थी, उन्होंने प्रॉपर लिस्ट बनाई थी कि कितने लोग बाहर से आए थे। उन बाहर से आने वाली समिति जब रेगुलर मीटिंग होने लगी तो हमारी जो समूह सखी हैं वो उन परिवारों से जाके मिली और उन्हें बताया कि हमारे यहाँ ऐसा ट्रेनिंग का प्रोग्राम है और उन्हें मोटिवेट किया। फिर हम लोग भी यहाँ आते हैं, लोगों से बात करते हैं
और उसके बाद उन लोगों को जब मोटिवेट किया गया तो वो खुद सामने से आया कि हाँ मैडम, हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग आप करवा दीजिए। इसमें से जो हमारी 17 दीदियाँ जो चयन की गई हैं, इन्होंने स्वेच्छा से कहा कि हम सिलाई कटाई का हम काम करना चाहते हैं। अब जुलाई में हमको ड्रेस देना है। हमारे पास इस समय मास्क की जो है सबसे ज़्यादा जो है डिमांड आ रही है। तो इन दीदियों ने कहा कि हम काम करेंगे, बस थोड़ा सा हमें एक प्रशिक्षण दे दीजिए। और वो हम लोगों ने शुरू कराया और आज लौलाई ग्राम पंचायत विकासखंड चिन्हट लखनऊ में हम लोगों ने इसकी शुरुआत करा दी है। इसलिए आए हैं कि मेरा बेटा गया था बाहर, अब वो लॉकडाउन में आया है, फंसा हुआ है, तो कोई काम धंधा है ही नहीं। तो हम लोग चाहते हैं हम लोग खुद अपना कोई काम सीखें जिससे जो है घर का खर्च चले। हम गोंडा से आए हैं, रहते यहीं पे थे, लेकिन अब इस तरह लॉकडाउन चला है तो बहुत दिक्कत आई है, तभी हम लोग यहाँ पे आए हैं। कुछ सबका सपोर्ट मिलेगा, कुछ हमारा भी हुनर रहेगा। मुझे खुद इसमें जुड़ करके रास्ता मिला है। मेरे पास भी आजीविका के लिए कोई साधन नहीं था, और जब मैं इसमें जुड़ी और समूह सखी के लिए मैं चयन की गई और मुझे ट्रेनिंग दी गई, प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे परिवारों को, गरीबों को जोड़ना है और इसमें जोड़ करके कैसे आप रोजगार दे सकती हैं। लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। ऐसी ही कहानी यहाँ पर लखनऊ में दिख रही है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को जोड़कर जो प्रवासी मजदूर आए हुए हैं उनको स्वावलंबन की नई राह दिखाई जा रही है और निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत बनने में इन महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। यूपी डायल 112 के लखनऊ स्थित मुख्यालय की सेवाएं अस्थायी तौर पर 48 घंटों के लिए रोक दी गई हैं। हालांकि प्रयागराज में बनी यूपी डायल 112 की इकाई इस दौरान काम करती रहेगी। डायल 112 के एडीजी असीम अरुण ने बताया कि यूपी डायल 112 के लखनऊ स्थित मुख्यालय के सर्वर रूम के 5 कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये एहतियाती कदम उठाया गया है ताकि यूपी डायल 112 के अन्य कर्मियों को कोरोना महामारी से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि आपात स्थिति में लोग व्हाट्सएप के इन नंबरों पर मदद ले सकते हैं। ये नंबर हैं 7570000100 और 7233000100। कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किए गए हैं, उनकी कोविड पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट आई थी। इसके बाद हमने उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की और उससे 30 लोग के और नाम प्रकाश में आए जिनकी हम लोगों ने टेस्टिंग कराई और आज उनकी रिपोर्ट हम लोग को मिली है। तो उन 30 में से 5 लोग ऐसे हैं, यानी कुल 6 लोग हो गए जो कोविड पॉजिटिव आए हैं और वो 112 में काम कर रहे हैं। इन सभी लोगों के इलाज का प्रबंध कराया गया है और आगे और कराया जा रहा है। परिवार की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है, लेकिन नियमों के अनुसार 48 घंटे के लिए 112 मुख्यालय की बिल्डिंग को हम लोग बंद कर रहे हैं और यहाँ पे नगर निगम के सहयोग से बहुत गहराई से सफाई और सैनिटाइजेशन कराई जाएगी और इसके बाद हम लोग यहाँ की सेवाएं दोबारा शुरू करेंगे। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो योग को अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल करके लोगों को निरोग होने की प्रेरणा दे रहे हैं और इस कोरोना संक्रमण में लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान आजमगढ़ परिक्षेत्र के उप पुलिस महानिरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पुलिस बल और नए भर्ती हुए जवानों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पुलिस लाइन परिसर में योगाचार्य देव विजय के साथ मिलकर योगाभ्यास कराते रहे। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जवानों की इम्यून पावर मजबूत रखने के लिए लगातार तीनों जनपदों में योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर में विभिन्न आसनों और प्राणायाम की भिन्न भिन्न क्रियाओं द्वारा उनको शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने अपनी दिनचर्या में काढ़ा और गर्म पानी के प्रयोग के बारे में भी बताया। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपना सहयोग दें। कोरोना वायरस से उत्पन्न चुनौती को दृष्टिगत रखते हुए अपने जवानों का इम्यून पावर मजबूत रखने के लिए मेरे द्वारा लगातार आजमगढ़ परिक्षेत्र के तीनों जनपदों में योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें योग के भिन्न भिन्न आसनों व प्राणायाम की भिन्न भिन्न क्रियाओं के द्वारा उनको शारीरिक व मानसिक रूप से सुदृढ़ करने में पूरी तरह से अपना प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ साथ स्वस्थ दिनचर्या अपनाने के लिए काढ़ा का नियमित प्रयोग, योग का नियमित उपयोग व लगातार गर्म पानी का सेवन करने के लिए मेरे द्वारा उत्प्रेरित किया जा रहा है। मेरी सभी से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए
और लगातार फेस कवर या मास्क का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस से लड़ने में अपना सभी लोग बढ़ चढ़कर योगदान दें। मुरादाबाद में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच पुलिस और पीएसी के जवानों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से योग कराए जाने की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले से ही शुरू हो गई है। मुरादाबाद की 9वीं वाहिनी के परेड ग्राउंड में सभी पीएसी कर्मियों और ट्रेनिंग ले रही 200 से अधिक महिला जवानों से योगाभ्यास कराकर विभिन्न तरह के योगासन सिखाए जा रहे हैं। योगाभ्यास के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए जीवन में योग के महत्व को भी बताया जा रहा है। 9वीं वाहिनी पीएसी के कमांडेंट अशोक कुमार का कहना है कि कोरोना वायरस के अलावा भी तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिनका आक्रमण हमारे शरीर पर होता रहता है, इसलिए हमको शरीर को अंदर से मजबूत बनाना होगा। शरीर को योग के जरिए ही मजबूत बनाया जा सकता है, इसलिए प्रतिदिन योग कराकर और काढ़ा पिलाकर इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जा रहा है। वहीं योग गुरु अमित ने बताया कि योग और आयुर्वेद ही ऐसे 2 साधन हैं जिनके द्वारा हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। देखिए ऐसा है, कोरोना को तो मैं जान गया, कोरोना तमाम ऐसी अज्ञात बीमारी जिनको हम नहीं जानते, उनका आक्रमण शरीर पे होता रहता है। तो हमें एक परमानेंट तैयारी करनी होती है, जो मेरा अपना मानना है। हम हमेशा तैयार रहें। एक कोरोना को मैंने कर लिया, डिटेक्ट कर लिया, पता नहीं कितने कोरोना घूम रहे हैं, तो मैं अगर अंदर से मजबूत रहूंगा तो जो भी आएगा निपटता जाएगा। बहरहाल फिलहाल अभी तो केवल ये कोविड-19 के प्रकोप से बचने के लिए, एक तो जिनको नहीं हुआ है वो कैसे सुरक्षित रहेंगे, जिनको हुआ है वो कैसे लड़ेंगे, और जो लड़ के जिनको हो के निपट गया है वो भी कैसे अपने को आगे सुरक्षित रखेंगे। इन 3 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे प्राणायाम, ध्यान और इनकी जो है इनका अभ्यास कराया जा रहा है। कोरोना योद्धा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप हमारी हर तरीके से रक्षा करते हैं। इनके लिए 3 पार्ट में है। जिन लोगों को अभी तक कोरोना नहीं हुआ है, हमें उसके संग अपनी शरीर की इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है। दूसरा, कुछ जगह देखा गया है कि पुलिस कर्मी संक्रमित भी हो गए हैं, उस संक्रमण से वो कैसे निकले। तीसरा, कुछ जने संक्रमण के बाद भी निकल गए हैं संक्रमण से, तो वो अपनी शरीर की इम्यूनिटी को कैसे कंट्रोल रखें। तो इन तीनों बातों को ध्यान देते हुए वंदनीय गुरुदेव योग गुरु भारत भूषण जी के सानिध्य में हमें एक प्रोटोकॉल मिला है। उसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत हम इन योद्धाओं को योगाभ्यास करा रहे हैं, जिससे इनको कभी भविष्य में कोरोना हो ही नहीं। साथ में जैसा कि पीएससी में देखा गया, आयुर्वेदिक काढ़ा भी इनको पिलाया जा रहा है, जिससे इनकी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ सके। हम योग करने से ना हमारा शरीर फिट रहता है। हम योग करते हैं ना तो पूरे दिन हमारा फ्रेशनेस ही बनी रहती है, कोई तनाव नहीं होता, ताजगी सी रहती है। और योग ही जीवन है, योग करते रहना चाहिए। योग से इंसान कोई भी हो, चाहे जितनी एज का हो ना, वो फिट रहता है। योग से हमें एक तो फ्रेशनेस मिलती है, और हमें योग करते हुए यहाँ जब से आए तब से हमारा हफ्ते में 2-3 बार योग हो जाता है। तो हमें एक तो योगासन के नए नए वो सीखने को मिले हैं कि क्या क्या योगासन है, योग का क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये सब कुछ हमें सीखने को मिला है। और हमें क्या कहते हैं, जैसे हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आई है और हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ी है। कन्नौज जिले में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना मुश्किल वक्त में एक परिवार के लिए वरदान साबित हुई। परिवार के मुखिया ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत अपना बीमा कराया था। मुखिया की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद परिवार के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया, लेकिन बीमित राशि मिलने के बाद पीड़ित परिवार कुछ राहत महसूस कर रहा है। योजना से लाभ पाने वाले अभिषेक ने बताया कि उसके पिता सतीश चंद्र दिल्ली में मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। पिता की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण उसके परिवार पर आर्थिक मुसीबत आ पड़ी। बैंक से आए लोगों ने जानकारी दी कि उनके पिता ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से बीमा कराया था, उसका क्लेम 2 लाख रुपए उनको मिलेगा। आर्यावर्त ग्रामीण बैंक हसेरन के मैनेजर रवि कटियार ने बताया कि सतीश चंद्र ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से बीमा कराया था। अचानक उनकी मौत होने के बाद परिजनों को बीमा की राशि 2 लाख रुपए क्लेम के रूप में दी गई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना आज के परिवेश में बहुत महत्वपूर्ण है, जो परिवार के बुरे वक्त के दौरान बहुत काम आती है। उससे हमें सर 2 लाख रुपए का लाभ हुआ, जो आर्थिक मदद थी वो मुझे 2 लाख का। इसकी सूचना आपको किसने दी थी? शाखा प्रबंधक रवि कटियार सर ने।
के तहत सतीश चंद्र जो कि इनके अक्षय कुमार के फादर थे, नोएडा में काम करते समय यहाँ सिलेंडर खाना बनाते समय सिलेंडर फटने से इनकी मृत्यु हुई थी। तो जनवरी 2020 में उन्होंने क्लेम के लिए हमें आवेदन किया था। इसका क्लेम आज इनको 2 लाख रुपए का जो है भुगतान इनको प्राप्त हो गया, इनके खाते में क्रेडिट हो गया है, जिसके तहत जो है इनका उनकी जो 2 बहनें उनकी शादी वगैरह अपना जो भी काम होगा जब उससे कर सकते हैं। कौशाम्बी में सिराथू तहसील के बिसोई गांव के पात्र लोगों के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना इस कोरोना महामारी में वरदान साबित हुई। जहां पहले सरकार द्वारा उज्ज्वला धारक महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन दिया गया था, वहीं इस महामारी में महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर मिले हैं, जिसके लिए वो केंद्र सरकार को धन्यवाद दे रही हैं। पैसे निकालने पे तो वो ऑनलाइन पेमेंट की भी व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है। वो ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट, पेटीएम, गूगल ऐप, जैसे भी उसको अच्छा लगे, जिसके भी उससे सरल हो, वो गैस ले सकता है। हमको गैस दे रही है सरकार, इससे हमें बहुत फायदा है, हम लोगों को बहुत खुशी है, हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। और जो कोरोना की वजह से हम लोग गैस नहीं ले पाते वो फ्री में हमें देते हैं, हमें इससे बहुत अच्छा लाभ होता है और सरकार को धन्यवाद करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के चलते जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि की गई है, वहीं प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को 50% के अनुदान पर खरीफ की फसलों के उन्नतशील बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ललितपुर जनपद में हुई बारिश के बाद के उड़द किसानों द्वारा भारी बीज की मांग को देखते हुए कृषि विभाग द्वारा 2,12,000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए बीज मंगाया गया है। उड़द की उन्नतशील प्रजाति प्रताप 1 को 10,280 रुपये प्रति कुंटल की दर पर 50% अनुदान के साथ किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले के जखोरा और महरौनी सहित सभी सरकारी बीज गोदामों पर पहुंच रहे किसानों द्वारा बीज अनुदान योजना का लाभ उठाया जा रहा है। बीज गोदाम प्रभारी द्वारा 5 एकड़ तक खेत के लिए प्रत्येक किसान को बीज अनुदान पर दिया जा रहा है। जिला कृषि अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि इस बार जनपद में उड़द की फसल के लिए किसानों का अधिक रुझान देखते हुए लक्ष्य के अनुरूप पर्याप्त बीज मंगाया गया है। महामारी जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी के कटान से जिले की आधी से अधिक आबादी प्रभावित होती है। कटान को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ आने से पहले तटबंधों की मरम्मत का काम तेजी से कराया जा रहा है। जिले में बरसात शुरू होते ही राप्ती नदी के जलस्तर में वृद्धि होना शुरू हो गई है। सदर विधायक पलटू राम और जिलाधिकारी ने कोटरी घाट, सिसई घाट और बेल्हा तटबंध का निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ के दौरान नदी के कटान को रोकने और तटबंध की सुरक्षा के लिए बाढ़ खंड के अधिकारियों को निर्देश दिए। सदर विधायक पलटू राम ने बताया कि सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में धन हानि और जनहानि रोकने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि 34 कटान क्षेत्र हैं। अति संवेदनशील कटान क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमों से काम कराया गया है। सभी स्थानों पर पत्थर की बोरी और जियो ट्यूब आदि की व्यवस्था कर ली गई है। राजधानी लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में उत्तर धौना गांव के पास शुक्रवार की देर शाम उस समय अचानक हड़कंप मच गया जब स्वरूप कोल्ड स्टोरेज के बॉयलर में विस्फोट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि फैक्ट्री में लगे टीन शेड काफ़ी दूर जा गिरे और दीवारें दरक गईं। विस्फोट में एक मजदूर फतेहपुर निवासी स्वरूप सिंह की मौत हो गई। 2 महिलाओं सहित 1 दर्जन लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही डीसीपी सोमेन वर्मा सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और चौकी क्षेत्र थाना चिन्हट अस्पताल भेजा। साथ ही पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। 6 राज्यों के 116 जिले अभियान में शामिल। प्रधानमंत्री ने कहा, लॉकडाउन के दौरान लौटे श्रमिकों को मिलेगा रोजगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लाभार्थियों से किया संवाद। लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। कहा, कोरोना काल में केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए आर्थिक संकट से निपटने में मिली मदद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 31 जनपदों के चयन पर प्रधानमंत्री का जताया आभार। कहा, इस अभियान से गांवों में आजीविका के बढ़ेंगे अवसर।
योग को अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं लोग, बढ़ा रहे हैं अपनी इम्यूनिटी। योग अभ्यास के माध्यम से सुरक्षा कर्मियों को भी स्वास्थ्य के प्रति किया जा रहा है जागरूक। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।